छोटी छोटी लकीरों के माध्यम से भी वो रंगांगन को पूरा क्षेत्र, पूरा जो बैकग्राउंड है या चित्र क्षेत्र है, छोटी छोटी लाइनों के रंगीन रंगों की लाइनों के द्वारा वो भरकर पूरे चित्र को बना देते थे। हालांकि पाल गोगी के साथ में उनके संबंध थे अच्छे और पाल गोगी का वे सम्मान भी बहुत करते थे। तो पाल गोगी की जो चित्र तकनीक थी वो बिल्कुल अलग थी। हालांकि जब इनमें आपस में चर्चा हुआ करती थी वान गोग के अंदर और पाल गोगी के अंदर, जैसे इन्होंने वो चित्रकार मंडली बनाई थी, वान गोग ने चित्रकार मंडली अपने कमरे को उन्होंने सजाया और चित्रकारों को आमंत्रित किया कि भाई आओ और यहाँ आकर कला पर चर्चा करें और मानवीय दुखों को दूर करने के हिसाब से कुछ अच्छा समाज में भी काम करें। ये उनकी सोच थी एक चित्रकार सदन के रूप में जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाए थे। तो और लोग तो उससे नहीं जुड़े, लेकिन पाल गोगी ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और वे उनके कमरे पर चर्चाओं के लिए आते भी थे। लेकिन पाल गोगी की जो चित्रण पद्धति थी वो वान गोग से बिल्कुल भिन्न थी। पाल गोग जहाँ छोटी भावात्मक रेखाओं के द्वारा, लाइनों के द्वारा, ब्रश स्ट्रोक्स के द्वारा जो चित्रण किया करते थे, उसके ठीक उलट में, उसके विपरीत पाल गोगी जो थे वो सपाट चित्र को किया करते। जैसे ज़्यादातर उन्होंने टीटी के अंदर रहकर वनवासी और आदिवासी लोगों के चित्रों के चित्र बनाए, लेकिन जो भी उन्होंने चित्र बनाए उन चित्रों के अंदर बड़े खंड ज़्यादा हुआ करते थे जिसको वो सपाट रंगों से भरते थे। रेखाओं में उनके भी बहुत फोर्स था, गति थी। हालांकि वो मोटी रेखाओं का प्रयोग करते थे और लेकिन वो गतिज रेखाएं थी, उसके साथ फोर्स जुड़ा हुआ था। तो पाल गोगी की जब उनसे चर्चाएं होती थी तो पाल गोगी उनको ये सलाह भी देते थे कि आप जो चित्र बनाते हो उसमें कल्पनाशीलता को इतना स्थान न देकर उसके यथार्थ स्वरूप को ज़्यादा महत्व दिया करें। और चूँकि पाल गोगी का स्वभाव थोड़ा अलग था, वो अधिकारपूर्ण प्रभुता रखते थे, थोड़ा सा डोमिनेटिंग कैरेक्टर था और बात को अपने वो काफ़ी ठोसता के साथ कहते थे, निडरता के साथ कहते थे और उनका प्रयास रहता था कि दूसरे लोग उनकी बात को माने भी। चूँकि वान गोग काफ़ी सहृदय थे, इंट्रोवर्ट थे, भावुक थे, वो उनका प्रतिकार तो नहीं कर पाते, ज़्यादा बहस तो नहीं कर पाते, लेकिन उनको वो बात शायद अच्छी भी नहीं लगती, तो वो उनसे मानसिक पीड़ा उनको होती थी, उससे वो थोड़ा उद्वेलित भी रहने लग गए थे। तो इन चर्चाओं से वो अधिक संवेदनशील भी हो गए। एक दो बार उनमें आपस में विवाद भी हुआ, झगड़ा भी हुआ। इस बात के भी आपको अगर पढ़ोगे किताब में तो उसके जिक्र मिल जाएंगे कहानी जैसे। लेकिन उन्होंने पाल गोग की उस सलाह को नहीं माना जिनमें उन्होंने कहा कि आप फोर्सफुली और इमेजिनेशन लेस, कल्पनाहीन चित्रों को बनाइए। लेकिन उनका ये मानना था, वान गोग का ये मानता था कि कल्पनाहीनता कैसे, भाई कोई वस्तु का, किसी का चित्र अगर आपको बनाना है तो उसके अंदर एक प्राकृतिक शक्तियाँ छुपी हुई है, उसका साक्षात्कार होना भी जरूरी है, जिसके लिए आवश्यकता है कि उसके सामने बैठो, उसका प्रत्यक्ष उसका अनुभव करो, उसका निरीक्षण करो और उसमें आत्मीयता के साथ उससे संबंध स्थापित करो, भावात्मक तादात्म्य बनाएं। जब किसी वस्तु से, किसी दृश्य से, किसी व्यक्ति से आप अपना भावात्मक तादात्म्य स्थापित करते हैं तो फिर वहाँ कल्पनाशीलता नहीं रहती, फिर वहाँ इमेजिनेशन नहीं रहता, फिर वहाँ आपका भाव प्रवणता उभर कर आती है, इमोशनल जो बैकग्राउंड है वो तैयार होता है। तो भावात्मक चित्रण करने के लिए उसको, वान गोग को भावात्मक चित्रण में रुचि थी, कल्पनाशीलता में थी। अब वो ये कहते कि उनका यथार्थपरक चित्रण किया जाए तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। वे ये चाहते थे कि हर वस्तु के, जो वस्तु जितनी भी है, मान लो जड़ है, वो चूँकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण के व्यक्ति तो थे ही, तो उन्होंने कहा कि हर जड़ व्यक्ति के अंदर एक चैतन्य सत्ता रहती है। वो चैतन्य सत्ता से जब हम अपना साक्षात्कार अनुभव करते हैं तो वो जड़ चीज़ भी चेतन रूप में आपको महसूस होने लग जाएगी और चैतन्य का भाव उसमें उद्भूत होकर आपके सामने आ जाएगा। आप उस वस्तु से, उस दृश्य से, उस व्यक्ति से एकाग्रचित्त होकर तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं, एकाकार भाव आप में पैदा हो जाएगा। इन चित्रों को जब इन्होंने आन में रहते हुए इतने सारे चित्र बनाए और धीरे धीरे चूँकि उनके चित्र दिखते नहीं थे,
तो आर्थिक विपन्नता तो रहती थी, और थियो यदा कदा इनके पास में आर्थिक सहायता भी भेज दिया करते थे। हालांकि थियो उनके छोटे भाई थे, लेकिन फिर भी वो सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने इनका और बड़े भाई से स्नेह भी बहुत रखते थे, तो वो उनको यदा कदा इनकी सहायता के लिए पैसे भेज दिया करते थे। हाल के बाद में इनकी जब मानसिक अवस्था ज़्यादा बिगड़ने लगी और एक दो बार वान गो के साथ में भी उन्होंने झगड़ा कर दिया, और उस चक्कर में और भी एक दो तीन आप अगर पुस्तक पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अपना कान काट के भी एक किसी के घर के आगे रखा है। ये सारी कला से संबंधित नहीं है, लेकिन रोचकता के लिए दी हुई है पुस्तक। तो जब इनकी संवेदना ज़्यादा बढ़ गई, इनका मानसिक थोड़ी सी और विकृत होने लगी, तो इनको रेमी के पागल खाने के अंदर इनको भर्ती करा दिया गया। एक जगह है जहाँ पे वहाँ वो रहे, और वहाँ रहकर भी उन्होंने काफ़ी चित्र बनाए। और उन्माद के जो उसको उस वक्त जो झटके आते थे, उन झटकों के समय में जो उनके चित्र बने हुए थे वो पहले से कहीं अधिक ज़्यादा ऐंठन लिए हुए और फोर्स लिए हुए उनके चित्र बनाए थे। और इस समय के जो चित्र बनाए उनमें वर्तुलाकार ब्रश स्ट्रोक्स भी उन्होंने काफ़ी काम में लिए, जिसमें रंगीन रंग के द्वारा बैकग्राउंड में या चित्रों के अंदर, जैसे कि बादलों के जो चित्र हैं उसके अंदर छोटे लाइनों के स्ट्रोक के साथ साथ में वो एक गोल घुमाव के रूप में भी वो अपने स्ट्रोक्स लगाने लग गए थे। वो उस वक्त की उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो उसको अंकन करना चाह रहे थे कि अंदर कितना मतलब पीड़ा के घूमट उभर रहे हैं, उस चीज़ को उन्होंने बताते हुए उन्होंने इस प्रकार के भी चित्र बनाए, जैसे तारों भरी रात, घाटी या शैरोवर्ष का मार्ग, जिसमें लाइनिंग का पहले भी मैंने जिक्र किया। ये इस प्रकार के जो चित्र थे इन्होंने बनाए। थोड़ा समय, साल 2 साल वहाँ रहने के बाद, साल भर या 6 महीने रहे मेरे ख्याल में, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो उसके बाद में इन्होंने थियो ने वहाँ से उनको जब थोड़ी स्थिति उनकी संभली तो वहाँ से निकाल कर उन्होंने आवेर एक स्थान है जहाँ पर डॉक्टर घोषे के पास में उन्होंने भेज दिया। डॉक्टर घोषे भी एक आर्ट कलेक्टर थे, कलेक्टर का मतलब संग्रह करता थे, दुकान थी उनकी, और वो चित्रों का, आर्टिस्टों से चित्रों को खरीद कर संग्रहित करते थे, आगे उनको बेचा करते थे। तो उनके पास वो रहने लग गए। तो उन्होंने, क्योंकि वो वान गो की पेंटिंगों से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने उसको काफ़ी, वान गो को प्रोत्साहित किया और चित्र बनाने के लिए, क्योंकि उस वक्त मानसिक स्थिति उनकी काफ़ी कमज़ोर और मनोबल काफ़ी टूट चुका था। तो घोषे ने उनको काफ़ी संबल दिया, प्रोत्साहन दिया, और उस प्रोत्साहन से आगे बढ़कर उन्होंने उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी चित्रण किया, जिसमें उन्होंने घोषे का खुद का एक व्यक्ति चित्र भी बनाया। फिर नदी है, किनारे हैं, खेत है, खलियान है, पार्क है, इनको लेकर उन्होंने काफ़ी चित्र बनाए। और जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि वान गो प्रतिभा संपन्न चित्रकार तो थे ही, लेकिन बहुत बड़े कलाकार थे। आज की अगर आधुनिक कला का परिदृश्य देखें अपन पाश्चात्य जगत के अंदर, तो वान गो एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में, पिकासो जितना फेमस है, पिकासो जितना महत्वपूर्ण कलाकार है, उतना ही महत्वपूर्ण कलाकार वान गो भी है। और उनको लेकर काफ़ी कला जगत में और बड़ा सम्मान से इनका नाम लिया जाता है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए रहते हैं, अभी वान गो के ऊपर उन्होंने एक एनिमेटेड फिल्म भी बनी है। एनिमेटेड फिल्म के अंदर जो एनिमेशन है वो सारा का सारा वही परिदृश्य है जो वान गो अपनी पेंटिंग में लिया करते थे। वो एनिमेटेड के अंदर वान गो का चलना, बैठना, लोगों से मिलना, वो सारी सक्रियता दिखती है जैसे एनिमेशन फिल्मों हुआ करती है। लेकिन वो एनिमेटेड फिल्म उनकी पेंटिंग की ही स्टाइल में बनी हुई है। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये वान गो की पेंटिंग नहीं। पूरी फिल्म जो है वान गो की पेंटिंग को बेस बनाकर बहुत ही सुंदर उन्होंने एनिमेटेड फिल्म वान गो की बनाई, जो कि बहुत प्रतिभा संपन्न चित्रकार थे। ज़्यादा समय वो जी नहीं पाए, 37 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और अगर लंबे समय तक जीते तो शायद कला इतिहास का नज़रिया कुछ और ही होता। लेकिन इतने बड़े कलाकार थे कि वान गोग के नाम जो भी चित्रकला से जुड़ा हुआ है
या मान लो नहीं भी जुड़ा हुआ है, तो वो सब कम से कम वान गोग के नाम से, उनकी पेंटिंग्स के नाम से बहुत परिचित है। जैसे आम आदमी मोनालिसा को लेकर शायद पूछोगे तो हर एक को मिल जाएगा कि मोनालिसा पेंट का है कि पेंटिंग है, कैसे विंसी की, लियोनार्डो। तो वान गोग की भी अपनी एक स्टाइल थी, वो आम जन में शायद इतने नहीं समझ में आती होगी, लेकिन जो कला जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए वान गोग किसी एक महान कलाकार के रूप में उसकी छवि है। और छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत काम किया। हालांकि आरंभिक दौर में वो कला से इतने जुड़े हुए नहीं थे, वो तो चूँकि कला की दुकान पर लग गए, रेम्ब्रांड की ये पेंटिंगों का बेचने का ये काम उसमें लगे हुए थे, एक काउंटर सेल्समैन की तरह। लेकिन बाद में जब काफ़ी बाद में उन्होंने अपनी पेंटिंग आरंभ की, लेकिन जब की तो इतनी शानदार पेंटिंग की कि उन्होंने आधुनिक कला के अंदर एक अमिट छाप छोड़ी। छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत काम किया, कम से कम 700 से अधिक उन्होंने रंगीन पेंटिंग्स बनाई। अब हालांकि उनके पास में कम था, पैसा कम था, इसलिए वो ज़्यादा खर्चा कर नहीं पाते थे, जीवन की खाने के ही ला लेते, तो वो ज़्यादा उतना कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने 700 से अधिक तो उन्होंने रंगीन पेंटिंग्स बना दी, 1000 से अधिक उन्होंने रेखा चित्र बना दिए। तो अगर आप यूँ देखें कि जिस व्यक्ति ने इतना काम किया, इतना बेहतरीन काम किया, और उस व्यक्ति का काम उस वक्त भी नहीं बिका, मुश्किल से एक कोई लैंडस्केप पेंटिंग उनकी बिकी थी, एक कोई पोर्ट्रेट उनका सेल आउट हुआ था, और कोई 10-20 एक कोई रेखा चित्र ड्राइंग्स उनकी बिकी थी। कुल मिला के 500 रुपये वहाँ की जो मुद्रा थी उससे ज़्यादा का उनका पेंटिंग का उन्होंने विक्रय नहीं कर पाए। तो लेकिन उनका उद्देश्य किसी पेंटिंग्स के द्वारा धन का अर्जन करना कभी नहीं रहा। वो उनके पिता पादरी थे, वो धार्मिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति थे, मानवतावादी दृष्टिकोण था, अंतर्मुखी थे, लोगों के प्रति उनके मन में प्यार रहता था, स्नेह रहता था, दयालुता का भाव था उन पर। तो वो करुण रस से ओतप्रोत थे, और कभी भी उन्होंने अपनी पेंटिंग बनाते वक्त ये दिमाग में नहीं रखा कि मुझे इसको बेच के कुछ पैसे कमाने। कला उनका जीवन था, जैसा वो जीवन था उसी के रूप में उनकी कला है, कहीं में कोई घालमेल नहीं। उनकी कला और उनका जीवन दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में पहचाने जाते हैं। हालांकि अगर उन पेंटिंगों का आप अगर विश्लेषण करोगे, वान गोग के जीवन भर की जो पेंटिंग बनाई है उसका विश्लेषण करोगे, वैसे तो जैसे डच काल की पेंटिंग है, पेरिस काल की पेंटिंग है, और बाद के अंदर ये जो 88 के बाद ये हाल चले गए तो वहाँ की जो पेंटिंग है वो अलग अलग टाइम की है। तो थोड़ा थोड़ा उनका पेंटिंग के नज़रिए में भी बनाने के जो तरीका है उसमें भी फ़र्क है, सोच में भी हल्का सा फ़र्क है, रंग चयन में भी फ़र्क है। आरंभिक समय के जो चित्र बने हैं 1880 से लेकर 85 के बीच में जो उन्होंने चित्र बनाए, तो वो रोमांसवाद और रियलिज़म के आसपास, जैसे मान लो दिल्लाकरा के साथ रहे, दिल्लाकरा की पेंटिंग इनको पसंद थी, तो उस दृष्टि से उन्होंने अपने चित्रों को थोड़ा सा बनाया। उर्वे का भी देखा होगा, दोमिये का भी देखा होगा। तो इन से प्रभाव प्राप्त करके उनके जो आरंभिक चित्र थे वो थोड़े कहीं रोमांसवादी प्रवृत्ति के नज़दीक थे, तो कहीं थोड़ा यथार्थवादी प्रवृत्ति के नज़दीक थे। लेकिन जब उसके बाद जो उन्होंने 2-3 साल जो चित्र बनाए, उनके अंदर प्रभाववाद का ज़्यादा यूँ प्रभाव है कि उन्होंने जब ये पेरिस में कोम की पाठशाला में थे, पेंटिंग स्कूल में थे, तो ये संग्रहालय जाते, म्यूजियम्स जाते, वहाँ रेम्ब्रांड, मोने की इनकी पेंटिंगों के भी चित्रों को देखते। और चूँकि इनके आकार स्पष्टता का थोड़ा सा समझ थी, तो जो नव प्रभाववादी चित्रकारों के थे उनके भी पेंटिंग्स को देख के, तो वहाँ से इनके अंदर रंगों की जो प्योरनेस है, हालांकि आरंभिक जो डच काल जिसको कहते हैं, आरंभिक के जो यथार्थवादी और रोमांसवाद में हालांकि चमकीलापन था, लेकिन जो यथार्थवादी लेकर चित्रों को बनाया डच काल जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने गहरे काले और भूरे रंगों का भी प्रयोग किया, डार्क बैकग्राउंड का काम भी उन्होंने किया। लेकिन जब प्रभाववादियों के संपर्क में आए, या मान लो प्रभाववादी चित्रों को उन्होंने देखा, उसके बाद में उनकी रंग योजना प्रभाववादियों की तरह होने लगी।
हालांकि ब्रश स्ट्रोक्स प्रभाववादियों से बिल्कुल नहीं मिलते, ब्रश स्ट्रोक्स किसी से भी नहीं मिलते। इनके ब्रश स्ट्रोक एक व्यक्ति से मिलते हैं और वो है खुद वान गोग। इनकी अपनी निज शैली थी, अपनी व्यक्तिगत शैली थी जिसके अनुसार ये काम करते थे। रंगों का चयन, प्योर रंगों का चयन करते थे और विशुद्ध वर्ण योजना प्रभाववादियों का हल्का सा प्रभाव उन पर था, क्योंकि विशुद्ध वर्ण योजना प्रभाववादियों की मूल योजना थी। तो रंगों की जो चमक और विशुद्धता थी वो प्रभाववाद थी, और हल्का फुल्का कहीं लाइट का प्रयोग वो करते थे। जैसे कि प्रकाश का सीधा पड़ रहा है, जैसे सूरजमुखी के फूलों को पीला रंग लगाया है तो लाइट भी बढ़ रही है, प्रकाश की सीधी किरणें भी जैसे मान ली उससे जो प्रभाव आता है उनको लेकर भी उन्होंने काम किया। लेकिन जो वर्ण की विशुद्धता थी, रंग का प्योरनेस से जो उसकी ओरिजिनल चमक थी वो प्रभाववादियों की देन थी। तो प्रभाववाद का हल्का सा प्रभाव इनके विषय तो प्रभाववादियों ने भी लैंडस्केप और खेत खलिहान यही लिए, तो वान गोग ने भी ज़्यादातर उन पे ही काम किया। लेकिन इस समय के काल के अंदर उन्होंने प्रभाववादियों से प्रभाव लेकर अपने चित्र बनाए, और जो अंतिम समय के जो चित्र थे जो उन्होंने लास्ट में बनाए किसी के बाद में, तो ये जो चित्र थे वो वान गोग ने अभिव्यंजनावाद के रूप मान सकते हैं, क्योंकि उनके चित्रों के अंदर जो भावात्मक जो प्रवणता थी, फीलिंग्स का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत निखर गया था। जिंदगी भर की जो उन्होंने मेहनत की, जो मेहनत करके और जो उन्होंने अनुभव लिया और अपनी शैली के अंदर जो प्रवणता आई, जो निखरापन आया, उन निखरापन से उनका जो मूल जो उसका जो स्वभाव था जिसको वो व्यक्त करना चाह रहे थे, जो पेंटिंग बनाने का उनका अपना एक उद्देश्य था, उस उद्देश्य में वो सफल हुए और चित्र के अंदर भावों को अभिव्यक्त करने के जो उनका उद्देश्य था उसमें पूरी तरह सफल हुए। अंतिम के जो चित्र बने, लास्ट के जो चित्र बनाए, वो मतलब जो उनके मूल दर्शन था कि किसी वस्तु के साथ में आप उसका सूक्ष्म निरीक्षण करके उसमें उसके साथ अपना एक भावात्मक तादात्म्य स्थापित करें, और उस वजह से वो वस्तु अपने मूल चेतन स्वरूप से जागृत होकर आपके साथ में एक भावात्मक व्यवहार बनाती है, और उस भावात्मक व्यवहार को उन्होंने अपनी कला में डालना चाहा, उस चैतन्य स्वरूप को अपनी कला में डालना चाहा। वो कहते भी थे कि मैं अपनी कला से अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता हूँ। तो वो जो मूल चेतना थी, भावात्मक चेतना थी, उसको अपने चित्रों में वो सही ढंग से अभिव्यक्त कर पाए। तो अंतिम समय के जो चित्र थे वो उनके चित्र अभिव्यंजनावाद को लेकर चले। तो जब आरंभ के अपन ने चर्चा की थी जिसमें उत्तर प्रभाववादी चित्रकार, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग चित्रकारों के बारे में बात की, तब मैंने कहा था कि तीन इसके जो मूल चित्रकार हैं, पाल सेजान, विंसेंट वान गोग और पाल गोगली, तीनों बेहतरीन चित्रकार थे और तीनों की उत्तर प्रभाववादी चित्रकार थे। लेकिन इनकी कोई उत्तर प्रभाववाद की अपनी कोई निजी शैली नहीं थी, उसका कोई निजी एक पैरामीटर्स नहीं थे कि जिनके अनुसार ही रंगों का प्रयोग हो या रेखांकन हो या उसका कोई दार्शनिक विवेचना हो या उसके कोई तात्विक विवेचना हो, ऐसा कुछ नहीं था। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार थे, उनकी अपनी एक निज की शैली थी और इतने विलक्षण प्रभाव के चित्रकार थे वो कि इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ढंग से काम किया और अपने अपने क्षेत्र के अंदर सिरमौर चित्रकार के रूप में माने गए। जहाँ पाल सेजा को तो आधुनिक कला का जनक ही कहते हैं। पाल सेजा की जो चित्र शैली थी उसने आगे जाकर घनवाद को उत्पत्ति का कारण बनी, घनवाद की पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार कर दी थी। ठीक वैसे ही वान गोग ने अभिव्यंजनावाद की चित्रभूमि तैयार कर दी थी, एक ऐसा वैचारिक और भावात्मक धरातल तैयार कर दिया था जिसके ऊपर बीज बो दिए थे, जिसमें आगे जाकर भाववाद प्रस्फुटित हुआ, अभिव्यंजनावाद प्रस्फुटित हुआ। वैसे ही अगले इनके जो चित्रकार हैं पाल गोग भी ऐसे चित्रकार, प्रतिभा संपन्न और बेहतरीन चित्रकार थे। इन तीनों चित्रकारों को एक दूसरे से किसी को कम करके नहीं आन सकते। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये अपने अपनी स्टाइल के, अपनी अपनी शैली के तीनों एकदम शिखर के चित्रकार थे, उच्च श्रेणी के चित्रकार थे।
पाल गोगी की जो चित्रशैली के बारे में अपन अभी चर्चाओं में बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि पाल गोगी भी इतने प्रतिभा संपन्न चित्रकार थे कि उनकी चित्र विधा भी, उनकी चित्र शैली भी, उनके चित्र बनाने का जो एक नज़रिया था या उनके चित्र जो थे, उन्होंने भी एक आगे जाकर भाववाद की जन्मभूमि तैयार की, एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी, एक आधारशिला तैयार कर दी, ऐसे बीज बो दिए जिसने आगे जाकर भाववाद को प्रस्फुटित किया। तो कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रभाववादी चित्रकार तीनों अपने अपने क्षेत्र के पारंगत और श्रेष्ठ चित्रकार थे, और वान गोग का नाम तो कला के क्षेत्र में इतना श्रद्धा से लिया जाता है, इतने प्रेम से लिया जाता है। और मैंने देखा है कि जो चित्रकार, जो छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, वान गोग उनके दिलों में बसता है। अब उनका नज़रिया वान गोग को पढ़ते समय एक भावात्मक पक्ष को लेकर वो इतना रमणीक हो जाते हैं कि उसको अपनी जीवन शैली से उनको जोड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में वो सारे तत्व थे कि जैसे उनके जो रहने का तरीका था, कमरा लेकर रहते थे, बहुत सारे लड़के कमरा लेकर रहते थे। फिर उनके भाइयों के साथ में बड़े आत्मिक संबंध थे, भाइयों के साथ में आज भी आत्मिक संबंध। फिर उनकी कहानियों के अंदर विपन्नता थी, अधिकतर कलाकार विपन्न स्थिति में आते। फिर उनके जीवन के अंदर थोड़ा सा रोमांस, जैसे पहले मकान मालकिन से उनका प्रेम हुआ, फिर उन्होंने वो लेके आ गए, वे गर्भवती स्त्री को अपने साथ घर ले आए। तो ये उनकी एक रोचक जीवन शैली थी। फिर थोड़ा सा वाद विवाद, कला के ऊपर वाद विवाद का भी उनका चलन था। पाल गोगी के साथ में वाद विवाद हुआ, फिर कान का काटना, फिर गोली सुसाइड कर लेना, ये सारी जो चीज़ें थी इनके जीवन में एक रोचकता पैदा करती है। हालांकि कला के दृष्टि से देखें तो इनका जीवन इनकी कलात्मक समीक्षा के लिए कहीं ना कहीं एक अवरोध पैदा करता है, लेकिन रोचकता भी पैदा करता है। तो छात्र इस कलाकार से बहुत ही प्रभावित रहते हैं, और ये लायक भी, इतने श्रेष्ठ चित्रकार थे कि इनका नाम लेते ही अपने आप ही कलात्मक श्रद्धा इनके प्रति उमड़ जाती है। आज इतना ही, आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रभाववादी चित्रकार पाल गोगी।